नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल थोड़ी फिल्म थोड़ा म्यूजिक पर। हमारे साथ इस वक्त मुंबई से लाइव जुड़े हुए हैं बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार दिव्येंदु भट्टाचार्य जी। नमस्कार सर, स्वागत है आपका। नमस्कार नमस्कार। थैंक यू राम अवतार फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर शो। थैंक यू सो मच। आ, आपको इस वक्त अपने साथ देखकर बड़ी खुशी हो रही है सर मुझे इस वक्त। और अभी दर्शक भी काफी खुश होंगे इस वीडियो को जब देखेंगे तो। काफी दिनों से उन लोगों की ये मांग रही थी कि मैं आपसे एक लाइव सेशन करूं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मुझे भी इस इंटरव्यू मुझे की मुझे भी शुरुआत लगता करते है हैं हम लोग सर। हाँ। फॉर्मली से इंटरव्यू की हम लोग शुरुआत करते हैं। तो जिंदगी की जैसे शुरुआत होती है बचपन से, तो आपके बचपन की ओर चलते हैं सर कि आपका बचपन कैसा रहा था, कैसा माहौल था। और फिर आगे का क्या क्या माहौल रहा आपकी लाइफ में कि आप फिल्मों की तरफ मुड़े और फिर फिल्मों में चले आए। यार, बचपन तो सबका सभी का बहुत बेहतरीन रहता है। मतलब जी सर बिल्कुल। बचपन की यादें बहुत ही खास है। तो मेरा बचपन वैसे ही था। मेरा बचपन मैं एक शहरी बच्चा था। तो शहर में पला बड़ा। कलकत्ता शहर में पला बड़ा मैं बचपन से उधर ही। तो लेकिन कलकत्ता शहर एक ऐसा शहर है जिसके थोड़ा सा आउटस्कर्ट्स में आपको काफ़ी विलेज और गांव भी देखने को मिलता है। तो मेरा वैसे ही ऐसे जगह में एक मेरा घर था जहाँ मतलब जो शहर में होते हुए भी मतलब एक गांव का एक एटमॉस्फेयर भी होता था। तो मेरा बचपन बहुत ही एक नेचर के साथ बीता है। मतलब खेत खलियान। मतलब शहर और गांव के बीचों बीच आपका जिंदगी गुजरा, कभी शहर कभी बिल गांव, ऐसा माहौल बिल्कुल रहा। कभी हाँ, मतलब जैसे कि स्कूल स्कूल हो रहा है शहर में। किसी दोस्तों के साथ ऐसे पैदल थोड़ा चले गए तो खेत है। और खेत में तालाब है, लेक है, सांप है, गिरगिट है, कीड़े मकोड़े क्या नहीं है। मतलब गाय है, तबेले है। मतलब और जी सर। पेड़ पे चढ़ के लेक में छलांग लगाना और पेड़ से जंप करके पानी में तैरना। इतना बड़ा लेक है कि बीच में द्वीप भी है, मतलब आइलैंड भी है, छोटे 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 और सांपों से भरा हुआ। केले का के वहां जाके केला तोड़ के लेके आते थे। मतलब इट्स लाइक तरीके के माहौल में मैं पला बड़ा हूँ। और बाकी पढ़ाई लिखाई तो मेरा स्कूल में एक अच्छा स्कूल में पढ़ता था मैं सब कुछ। और बचपन से आपको अगर मालूम होगा तो कलकत्ता एक ऐसी जगह है जहाँ आर्ट एंड कल्चर का बहुत ही जी ज्यादा बिल्कुल सर, बोलबाला बिल्कुल है। सर। ज्यादा बोलबाला है और एक बचपन से ही आप लोग एक ऐसा एनवायरनमेंट में आप पल पल के बड़े होते हैं कि जो कि संगीत आपको सीखना होता है। आपको कोई वाद्य यंत्र जो है उस पे वो बजाना होता है। आपको पेंटिंग क्लास में भेजी जाती है, तो खेल कूद में भी आपको धकेला जाता है। तो ऐसे करते हुए मैं बड़ा हुआ हूँ। तो मैं पेंटिंग करता हूँ, मैं म्यूजिक सीखा हूँ, मैं तबला बजाता हूँ। जी सर। तो और मैं खेल कूद में भी बहुत अच्छा था। मैंने क्रिकेट खेला है, मैंने फुटबॉल खेली है, मैंने जिम्नास्टिक की है। तो मैं और एथलीट भी था, मैं स्विमर भी था। तो मैं बहुत कुछ करके ऐसे ही बड़ा हुआ हूँ। उसके बाद बस वही थिएटर तो आपको मालूम है कि कलकत्ता भी एक वही ऐसी जगह है कि जो वो हम लोग साल में एक साल में तीन चार प्ले तो कर ही लेते हैं। तो क्योंकि कॉलेज में भी स्कूल में भी प्ले करते थे। ऐसे करते करते जब आपको पता चलता है कि आप इस चीज में अच्छे हो, आपको ये आपके पास ये हुनर है, ये फन है। तो जब आपको कोई आके थपथपा देता है, बोलता है कि अरे वाह भाई वाह, बहुत अच्छा काम करते, तो बहुत अच्छा एक्टर करते, तो तब आपको पता चलता है कि अच्छा काम हुआ है, अच्छा काम करने लायक हैं हम। तब हम फिर 1988 के बाद से हम ग्रुप थिएटर, कलकत्ता में थिएटर का बहुत बोलबाला है, तो हमने प्रोफेशनल जी बने, सर। रेगुलर ग्रुप थिएटर ज्वाइन किया, रेगुलर प्ले करते रहे। तो 1988 से मैं लगातार अभिनय चर्चा में हूँ। और ये लगभग 28 से 29 साल की बात है। 28 साल नहीं, बहुत पहले। तो लगभग हाँ, काफी साल। तो तो हाँ, वही मतलब
तो तभी से चालू हो गया सब कुछ अपना। और फिर मैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का स्नातक हूँ जी। मैं, नेशनल स्कूल ऑफ मैं ड्रामा में। वही आना चाह रहा था सर कि आपका एनएसडी में आना कैसे हुआ? एनएसडी में आना वही हुआ, वो तो वही ऐसे ही फिर प्ले करते रहे फिर 1993 में मुझे एक बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिल जाता है कलकत्ता में, जी जी। आईपीटी, इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन किस से। रोल के लिए मिला था सर? आपने क्या ऐसा किया था कि आपको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था? यार वो सिर्फ प्ले था, एक थोड़ा हट के बैठिए करके एक नाटक था, जिस नाटक में मैंने लीड किया था। तो उस क्या नाटक के भूमिका रही थी आपकी? आपकी भूमिका क्या थी जिसमें आपने, जैसे आप तो यार प्रत्येक भूमिका में शानदार रहते हैं, तो उसमें क्या भूमिका किया था आपने? उसमें एक भूमिका, उसमें एक ऐसा एक नौ, तब तो मैं बिल्कुल यंग था, मतलब वही जी बिल्कुल। अठारह उन्नीस अभी साल भी का आप लड़का। यंग ही हैं सर, ऐसा कुछ नहीं हाँ है। यंग, हाँ बिल्कुल यंग ही हूँ, मतलब लेकिन जी तब बिल्कुल। 18, अभी 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 48 का हूँ, तभी 18 19 का, 18 जी 18 का था। तो जी उस सर। टाइम ऐसे ही रोल किया था कि एक आदमी, एक लड़का है जो 18 19 साल का है, जो जिसको नौकरी की तलाश है, तो वो नौकरी के तलाश में भटकता है, तो ऐसा एक किरदार था, जिसके चलते मुझे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिल गया था। उसके बाद 1993 में अवार्ड मिला था। 1994 में मैंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ज्वाइन किया था। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ज्वाइन करने के लिए आपका ग्रेजुएशन होना मस्ट होता है, क्योंकि ये पोस्ट आपने ग्रेजुएट। किस किस संकाय में आप स्नातक हैं सर? मैं 1994-97 बैच हूँ, और जी मैं एक्टिंग एक्टिंग का स्नातक हूँ। एक्टिंग एक्टिंग मैंने स्पेशलाइज किया था, मेरा जी स्पेशलाइजेशन एक्टिंग में था। फिर उसके जी। बाद एनएसडी के बाद, एनएसडी रेपर्टरी कंपनी करके, एनएसडी का एक संस्थान है, जो आपको एनएसडी करने के बाद, जो एनएसडी के अच्छे कलाकार होते हैं, उनको चुन के जी आपको रेपर्टरी कंपनी में रखा जाता है। एक नौकरी है जी वो, बिल्कुल। जी, एक्टर सौरभ की। शुक्ला के एक इंटरव्यू में मैंने देखा था इस बात को, रेपटरी हाँ, को लेकर। सौरभ भाई हमारे रेपर्टरी कंपनी में हमारे सीनियर थे। तो सौरभ भाई जी। के इवन सौरभ भाई के जाने के बाद, सौरभ भाई एक रोल करते थे, घासीराम कोतवाल में सूत्रधार का रोल करते थे। तो वो सौरभ जी भाई के बिल्कुल, जाने उन्होंने के जिक्र बाद, किया था इस बात का। हाँ सौरभ भाई के रेपर्टरी छोड़ने के बाद वो वाला रोल मैंने किया था। अच्छा। तो तो ऐसा होता है ना, हमारे एक नाटक है, तो उसके कुछ सीनियर कलाकार अगर छोड़ के चले जाते हैं, जी। तो जो जो नए पीढ़ी आती है, तो जब वो नाटक वो दोबारा ज्वाइन मंचन करते हैं। दोबारा उसको मंचन किया जाता है उसका, तो फिर आपको फिर से रिकास्ट करना पड़ता है। तो इस तरीके से होता है सारी चीजें। बस उसके बाद फिर एनएसडी रेपर्टरी कंपनी की नौकरी मैंने छोड़ी 2000 में, सन 2000 में। फिर उसके बाद मैं 2000 में फिर यहाँ रुक कर गया मैं मुंबई। बस यहाँ मैं मुंबई एक में। बात तुझसे पूछना चाहूंगा सर कि एनएचडी के दौरान आपके बैचमेट कौन कौन से अभी ऐसे कलाकार जो अभी काफी नाम कमा रहे हो, ऐसे कोई जाने पहचाने कलाकार थे आपके मेरे बैचमेट एनएचडी में? बैचमेट में जाने पहचान में, देखिए बैचमेट में मतलब कि अब नाम एक ऐसी चीज है, नाम कमाना, कौन कितना नाम कमा रहा है वो ज्यादा अहमियत नहीं रखता है, कि जी। क्योंकि अच्छे कलाकार। अच्छे कलाकार है सारे। तो वैसे जी। अगर पॉपुलर फॉर्मेट पे राजपाल यादव मेरा बैचमेट था, अच्छा। जिन्होंने काफी नाम कमाया। फिर जी बिल्कुल। और इसके अलावा बहुत सारे एक्टर हैं, चेतन पंडित है, राजीव कुमार है, संजय सोनू है, अशरफुल हक करके मेरे एक बहुत प्यारा बैचमेट था, जिनका देहांत हो गया। जया सील है, सुनीता रजवार, बहुत है, शबीब शेख है, काफी है। जी कुछ सर। लोग बाहर भी है, जैसे मेरे जसपाल करके एक दोस्त है, जो अभी बाहर टर्की में रहता है। असीम दास करके एक डायरेक्शन स्टूडेंट है, जो कि फॉरेन स्कॉलर है, बांग्लादेश के स्टूडेंट है, चिटागोंग का स्टूडेंट है। तो ऐसे बहुत ही, गौतम मजूमदार करके एक बहुत टैलेंटेड डायरेक्टर है, जो जो हरियाणा हिसार में काम कर। तो ऐसे मतलब कि होल ओवरऑल बैच होता है, 20 लोगों का बैच होता है आपका। तो सारे वैसे ही, तो वही एनएचडी से वैसे पास आउट होने के बाद सर, ही। एनएचडी से पास आउट होने के बाद आप मुंबई की ओर आपने रुख किया। मुंबई में आके आपका एनएसडी स्ट्रगल कैसे शुरू हुआ? एनएसडी से पास आउट होने के बाद मैंने मुंबई में रुख नहीं किया, वही मैं आपको और बता रहा था। आपने एनएसडी रिपेटरी से किया था, वो आपने जिक्र किया सर। मैंने रेपट्री जी कंपनी ज्वाइन कर लिया था, क्योंकि मैं एक जी। बांग्ला भाषी एक्टर हूँ, लड़का हूँ। जी तो सर। मैं
तो मुझे हिंदी रंगमंच करना था, तो हिंदी रंगमंच कर मतलब करने के लिए एक सबसे अच्छी जगह वही थी, एनएसडी रेपर्टरी कंपनी में, जिसमें लगातार नाटक किया जा सकता था। तो जी इसीलिए सर। मैंने वो 3 साल वो काम इसलिए कर लिया था, ताकि कि और भी थोड़ा सा एज अ कलाकार, एज एन एक्टर थोड़ा और भी मंझ जाऊं। तो जी नो, उसके बाद मैंने सन 2000 में जब मुंबई में रुख करना चाहा, तो दिल्ली में मुझे एक फिल्म मिल गई थी, उसका नाम है मॉनसून वेडिंग। मीरा जी सर, नायर बड़ा की, चर्चित फिल्म है सर, मीरा नायक की फिल्म है वो। बहुत चर्चित फिल्म है। उस जी फिल्म को गोल्डन जी ग्लोब अवार्ड भी मिला था। तो जी वो सर। मिल गई थी वो फिल्म, उसके चलते वो फिल्म खत्म करके फिर मैं मुंबई की तरफ रुख किया था। फिर आगे की जर्नी तो आपको पता है, आप मेरा फिल्मोग्राफी देख के आपको पता चल जाएगा। जी तो बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर आपको अमिताभ बच्चन की फिल्म एतबार से जुड़ने का कैसा अनुभव रहा, जिसमें जॉन यार अब्राहम भी थे? वो एक बहुत अच्छा अनुभव था, क्योंकि क्या है कि मैं, मेरे एक बड़े भाई साहब है, जैसे एक मित्र है, जो जिनके जो सीनियर जर्नलिस्ट है, अजय ब्रह्मात्मा जी। उस टाइम वो जी, दैनिक उनके लेख भास्कर, मैंने काफी पढ़े हैं सर। हाँ, उनके तो लेख वो मैंने पढ़े मेरे हैं। बड़े भाई जैसे, वो मेरे बड़े भाई जैसे थे। उनके उनका उस टाइम दैनिक भास्कर में थे। तो जी एक दिन उन्हीं ने मुझे उस टाइम दैनिक भास्कर का जो सिनेमा का पेज था, तो वो चीफ ऑफ द न्यूज ब्यूरो हुआ करते थे। और महेश भट्ट साहब एक आई थिंक एक्टिंग एडिटर की तौर पे काम करते थे वहाँ, कि गेस्ट एडिटर जिसको बोलते हैं। तो एक दिन उन्होंने मुझे महेश भट्ट जी से मिलाया था। उन्होंने, महेश भट्ट जी ने तो काफी मतलब अच्छी तरीके से मिले और बोले कि फिर कह रहे यार, तुम्हारी आंखें बहुत बिल्कुल रजनीकांत जैसे है, इतनी इंटेंस है, इतनी इंटेंसिटी है, उनको देख के लगता है कि तुम बहुत इंटेंस एक्टर हो। और तो तुम आओ कल मिलो मेरे से ऑफिस में आके। तो मैं ऑफिस में चला गया था। तो फिर जाने के बाद फिर वो काफी देर तक बैठा रहा, मतलब, लेकिन वो मिले नहीं, मिले नहीं, मिले नहीं, मिले। एक बार उनको एक झलक देख लिया था, तो मैंने चिल्ला के बोला कि सर मैं आ गया हूँ, 2.5 घंटे से बैठा हूँ। जी तो वो आए, मेरे को पकड़ के लेके गए एक रूम में मीटिंग चल रही थी। विक्रम भट्ट जी फिल्म बना रहे थे उस टाइम, एतबार, जॉन जी अब्राहम की जो पहली फिल्म थी। जी 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 सर। तो इसमें, तो मैं वहाँ गया। उन्होंने कहा कि सर उस टाइम मोहित सूरी जो अभी काफी बड़े बड़े डायरेक्टर है, डायरेक्टर हैं, आशिकी 2 वगैरह जो उन्होंने उस टाइम, बनाया था। दैट टाइम ही वाज असिस्टिंग विक्रम भट्ट। तो जी उन्होंने बोले कि मोहित इनका नंबर ले ले यार। और फिर फिर मेरे को पता चला कि मुझे उसमें रोल दे दिया गया, जॉन का बेस्ट जी फ्रेंड का। तो जी कैरेक्टर नाम भी उन्होंने देवू ही रखा था, देवू ही जी रख दिया था। तो बस ऐसे ही फिर मुझे पता चला कि बच्चन साहब है उस फिल्म में। जी तो मैं तो और भी खुश हो गया हूँ, मतलब कि जिंदगी में, मतलब मुंबई में आके ही सबसे पहली फिल्म जो है वो उसी में, अगर मैं अगर बच्चन साहब के साथ काम कर रहा हूँ, जी तो मैं बिल्कुल बहुत खुश हो गया था। तो जिस दिन पहली दिन शूटिंग के पहले दिन गया, प्रणाम किया, और दुआएं, मैंने बोला कि आशीर्वाद दीजिए, करते काम। तो बहुत ही बेहतरीन दिग्गज ऐसे पर्सनालिटी है वो। इतना कुछ सीखने को मिलता है कि वो सेट छोड़ के जाते नहीं थे, मतलब उनके एक बार निकल गए वैनिटी से तो वहीं बैठे रहते थे। जहां के तक मुझे याद है सर, उसमें आपकी एक फाइट सीक्वेंस है बच्चन साहब के साथ। हाँ बिल्कुल, एक फाइट सीक्वेंस है, बहुत ही मेजर फाइट सीक्वेंस है। तो जी बड़ा सर। मजा आता है। वही तो, वो तो मुझे लगता है आप उस वक्त फिल्मों में नए थे, तो फाइट सीक्वेंस करने में काफी परेशानी रही होगी, या फिर कैसा रहा था उसकी शूटिंग नहीं नहीं, करना? ऐसे कोई परेशानी नहीं होती। हम तो कलाकार, हम तो एक्टर है, हम तो यही करने के लिए आए। हम बोरिया बिस्तर उठा के तो कलकत्ता से मुंबई नहीं आ गए थे ना, कि चलो एक्टर बनना है या हीरो बनना है। जी हम बहुत लंबे रास्ते से आए, जी। तो वहां से जब आगे शॉर्टकट। बढ़े सर, वहां से जब आगे बढ़े, फिर अनुराग कश्यप जी के फिल्मों में आप जुड़े। तो अनुराग कश्यप जी से जुड़ने का अनुभव कैसा रहा, उनसे कैसे मिलना हुआ सर, और किस प्रकार उनके फिल्मों में आप आए? अरे वो जस्ट लाइक उनसे जब स्नेक मिला, फ्राइडे। उनसे जब मिला था कि, तो मेरे एक बहुत ही बेहतरीन दोस्त, मैंने कहा कि जिनका देहांत हो गया, अशरफुल हक। तो उस भाई ने मिलाया था मेरे को अनुराग से, पृथ्वी थिएटर में मुलाकात हुई थी हमारी।
अच्छा। बस हाँ, फिर उस टाइम वो 5 बना चुके थे, तो 5 नाम की उनकी अनुराग की जो पहली फिल्म थी वो बना चुके थे। जिसमें मेमन साहब लोग हैं। हाँ हाँ हाँ, तो जी। वो बना चुके थे, तो तब से मेरी मुलाकात है, तब बस तब से दोस्ती, यारी, फिर आगे काम का सिलसिला, ब्लैक फ्राइडे, देवदी, फिर सेक्रेट गेम्स। जी। आप आपको अनुराग कश्यप सर ने अप्रोच नहीं किया गैंग्स ऑफ वासेपुर के लिए किसी रोल के लिए? या गैंग्स ऑफ वासेपुर के लिए हाँ, एक रोल का ऑफर आया था उस टाइम। मैं एक्चुअली उस टाइम मेरे बाल बहुत लंबे बाल हो गए थे। मैं किसी जिस कैरेक्टर के लिए कुछ किसी कैरेक्टर के लिए बोला बोला हुआ था, उन्होंने उस टाइम उस कैरेक्टर में फिट नहीं हो रहा था बिकॉज ऑफ मेरे लंबे बाल, क्योंकि मैं बीए पास नाम की एक फिल्म करने के लिए उसी जी टाइम सर, मैं बिल्कुल। जी दिल्ली जा जी। रहा था, और उसके उस कैरेक्टर के गेटअप में आया हुआ था, तो नहीं हो पाया था। वो फिट नहीं हो रहे थे उस कैरेक्टर के लिए आपके लुक? हाँ, मैं खुद ही नहीं, मैं खुद ही नहीं आपको देख लग पा नहीं रहा रहा था था। कि मैं उसे करूंगा? नहीं क्योंकि मैं किसी और कैरेक्टर के गेटअप में आ चुका था बीए अच्छा। पास करके। यहाँ से एक सवाल बनता है सर कि जब कोई कलाकार किसी विशेष कैरेक्टर के लिए काफी तैयारियां करता है, काफी लंबे समय तक उस रोल को करता रहता है, उस दौरान क्या होता है कुछ कैरेक्टर में काफी घुस जाता है वो आर्टिस्ट, तो उस कैरेक्टर से उसको निकलने में कितनी मुश्किल होती है? उस कैरेक्टर में रच बस जाता है उसके अंदर वो कैरेक्टर, तो निकलना मुश्किल हो जाता है। उसकी निजी जिंदगी में वो कैरेक्टर कितना प्रभाव डालता है सर? नहीं, बिल्कुल नहीं डालता, मेरे जिंदगी में कोई प्रभाव नहीं डालता। मैं कैरेक्टर के अंदर, मैं कैरेक्टर में तब्दील हो जाता हूँ, फिर काम खत्म हो जाने के बाद फिर मैं चला जाता है वो, मतलब वो। जैसे कि अभी मैं कुछ ही दिन पहले नवाजुद्दीन सिद्दीकी सर का एक इंटरव्यू देख रहा था, जहाँ पे वो कह रहे थे कि मैंने एक कैरेक्टर में इतना मैं घुस गया उसके वो लेके कोई, आज जब मैं रोड पे निकलता था तो लोग मुझे ऐसे शक की नजरों से देखते थे कि ये एक वाकई में क्रिमिनल है। तो इसलिए मैं ये सवाल आपको कर रहा हूँ। नहीं, वो तो इंसान का नजरिया बन जाता है, पर्सपेक्टिव बन जाता है, क्योंकि आपको एक कैरेक्टर में अगर सक्सेसफुल कैरेक्टर हो जाता है आपका, तो इंसान उसी नजर से देखना शुरू कर देते हैं आपको। जैसे कि मान लीजिए कि मेरे साथ भी बहुत होता था कि मैं एयरपोर्ट में, मुझे कुछ लोग कोई लोग मिल गया तो बोले कि सर, कोई आके बोल देते कि सर आपको देख के ना बहुत डर लगता है। तो वो डर इस बात का लगता है कि उन्होंने मेरे को ऐसा किरदार करते हुए देखा। तो बाकी वो उनका परसेप्शन है, बाकी मैं तो एक कलाकार हूँ। मैं एक एक किरदार के अंदर थोड़ी ना रह सकता, वो फसाद है, वो मुखौटा है। जी सर, जी सर। हम लोग यहाँ से मूव करते हैं आपके वेब सीरीज की ओर सर। अभी हालिया रिलीज जो वेब सीरीज अनदेखी के विषय में कुछ बता सर कि ये अनदेखी में आपको कैसे कास्ट किया गया? यार, अनदेखी में एक्चुअली एक्चुअली जो कास्टिंग डायरेक्टर है कविश सिन्हा, उन्होंने मुझे एक लुक टेस्ट के लिए बुलाया था। मैंने वो लुक टेस्ट दिया था। लुक टेस्ट देने के बाद फिर बाकी सारी चीजें तय हुई थी कि लॉजिस्टिक्स डिसाइड होता है। उसके बाद मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी। स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद फिर मैंने डायरेक्टर से मिला, जो क्रिएटर सिद्धार्थ सेनगुप्ता से मिला, आशीष शुक्ला से मिला। हाँ, फिर उस तरीके से फिर उन्होंने मुझे बोला कि बस करते काम, बस शुरू कर दिया हमने काम। इस वेब सीरीज में सबसे ज्यादा कुछ धूम मचा रहा है सर, तो आपके एक डायलॉग, आई एम नॉट अ इंस्पेक्टर, आई एम डीएसपी। यस यस, आप ये तो उसी इंटेंस के साथ जरा ये डायलॉग हमारे दर्शकों के लिए दोहराएंगे? देखिए, ये चक्कर ये है कि ना, हम लोग जिस तरीके के एक्टर है, मतलब जैसे कि मैं ऐसा एक्टर जी। हूं, तो मैं सिचुएशन में जाके वो सारी डायलॉगे बोलता हूँ। मतलब ऐसे डायलॉग में अलग से पंच के हिसाब से कभी याद नहीं करता हूँ। हाँ, ऑफ कोर्स हमारे दर्शकों के लिए मैं बोल सकता हूँ कि जी। ये जो 3 स्टार दिख रहा है ना आपको, तो डीएसपी बोलता है। तो आई एम नॉट एन इंस्पेक्टर, आई एम डीएसपी, एंड इट्स द लास्ट टाइम आई एम टेलिंग यू मैडम कि आई एम अ डीएसपी, नॉट एन इंस्पेक्टर। सर यही यही जो है कि आग लगा रखी है सर, ये लाइनें, ये दो लाइनें, ये सबसे खूबसूरत लाइनें हैं उस वेब सीरीज की। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, और तो भी आपको बहुत तो सारे लाइनें हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं जैसे। मैंने पूरी वेब सीरीज देखी सर, लेकिन अभी दर्शकों का एक सर्वे भी लिया था, तो उस सर्वे में मेरे दर्शकों ने कहा था कि इस डायलॉग्स के विषय में आप जरूर पूछिएगा, इस डायलॉग्स के बनने के पीछे की क्या कहानी थी वास्तव में, ये लाइन क्यों नहीं नहीं, जोड़ा गया था सर इसमें? कोई विशेष ट्रिविया है इस डायलॉग को लेके? ट्रिविया नहीं है कि अगर कैरेक्टर को अगर आप देखें तो अगर अच्छी तरीके से इस डीएसपी वरुण घोष को अगर स्टडी करेंगे आप, तो आपको जी जी। दिखेगा कि ये आदमी
बहुत वनरेबल है। और ये जो है वो जो एक सोसाइटी दिखाया गया है कि जो मनाली में जिसे अटवाल खानदान जिनकी शादी हो रही है, जी, इस खानदान की जी, शादी हो रही है, वो उस खानदान में वो इतने बड़े लोग हैं, इतने पावरफुल, इतने इन्फ्लुएंशियल लोग हैं जो इंसान को इंसान नहीं समझते हैं। जी, जी, तो जी, जो ये हो रहा है आजकल। तो हाँ, तो जैसे कि वो इंसानों को कीड़े मकोड़े समझते तो गोली मार देते, उनको नेक्स्ट डे मॉर्निंग में बोला जाता है कि आपने रात को किसी को गोली मार दी थी, तो बोलते हैं अच्छा मैंने गोली मार दी थी, और ठीक है वो तो कोई ना, वो तो चलता रहता है। तो इस टाइप के उनके रिएक्शंस होते हैं जो वो उनके लिए किसी की कोई औकात नहीं है, अहमियत नहीं है, ना तो किसी को वो कुछ समझते हैं। तो एक पुलिस इंस्पेक्टर को वो ठुल्ला बोलते, ठुल्ला ठुल्ले जी, ठुल्ले। तो तो इसमें, और ये जो आदमी है, ये आदमी आया है कंप्लीटली एक डिफरेंट बैकग्राउंड से, जी, बंगाल के बंगाल से गया बैकग्राउंड हुआ से, था। जी, जी, बंगाल से आया हुआ है जहाँ गालियों का इतना रिवाज नहीं है, जी, बिल्कुल नहीं। जो कि बिल्कुल ऑपोजिट एक सोसाइटी है। मतलब कि जी, वहाँ बंगाल में अगर माँ बहन की गाली देते, लेकिन अ, अगर किसी को दे दिया तो आपको, आपकी आप ये गनीमत समझिए कि आपको वो मार भी सकता है, कि वो इतना बुरा माना जाता है वहां उधर। तो एक सोसाइटी है, ऐसे सोसाइटी से ये बिलोंग करता है, आया हुआ है, तो यहाँ बिल्कुल वो आउटसाइडर जैसा आदमी है। ना तो कोई कुछ भी उनका मैच नहीं करता है, वो ना तो उनका कलर मैच करता है, ना तो उनके बात करने का तरीका मैच करता है, ना तो वो कल्चर मैच करता है। तो सब कुछ में वो आउटसाइडर और स्ट्रेंजर की तरह रहता है। और ऊपर से इस आदमी का एक बहुत बड़ा पास्ट है, जो बाद में आपको पता चलता है पूरे सीरीज देखने के बाद, तो ऑडियंस को भी पता जी, चल जाएगा। तो जो कि एक उसका पास्ट है, जो पास्ट में भी बहुत सारी चीजें हुई है उसकी जिंदगी में, तो वो एक वनरेबिलिटी शो करता है उस आदमी का, उस डायलॉग से कि आई एम नॉट एन इंस्पेक्टर, आई एम डीएसपी, दैट माइंड योर लैंग्वेज and be be sober to some person, people, and कि आप रेस्पेक्ट कीजिए। वो रेस्पेक्ट मांग रहा था बार बार, ये जी सर, जी सर। तो आप रेस्पेक्ट से बात कीजिए, आप ऐसे नहीं बात कर सकते। तो इट्स इंस्पेक्टर के ऊपर भी डीएसपी बोला कि मैम डीएसपी, तो सो आप मुझे वो रेस्पेक्ट दीजिए। तो वो उस चीज को बार बार डिमांड कर रहा था, कमांड कर रहा था उस थ्रू आउट दैट लाइन। तो ये वरुण घोष का जो कैरेक्टर है, ये बहुत ही कूल कैरेक्टर है, काफी कूल है। वो हमेशा पंच लाइन बोलता है, गाने गाता है, फिल्मों के गाने गाता है। इवन आर डी बर्मन के एक बड़ी खूबसूरत गाने को उस कैरेक्टर ने गाया है, थाने में जब फैक्स आती है उस दौरान। तो ये गाना जो चूज किया गया, रूबी रॉय जो गाना है, वो गाना आपकी सजेशन थी या फिर मेकिंग टीम की सजेशन थी? डायरेक्टर साहब की ये सजेशन थी कि ये गाने को इसमें सब सम्मिलित किया जाए? नहीं नहीं, ये एक्चुअली ये अपना क्रिएटिव टीम होता है। उनका भी सजेशन होता है, कभी कभार आपको भी पूछा जाता है, मेरे को भी पूछा जाता है कि कौन सा गाना आप गाना चाहते हो, कौन से में आपकी सहूलियत ज्यादा है। तो उस हिसाब से कौन सा आप जानते हो नहीं जानते हो। फिर राइट्स की भी बहुत प्रॉब्लम होती है कभी कभार, कि जी सर। कोई भी गाना, क्योंकि आज की तारीख में ऐसा तो आप कोई भी चीजें यूज नहीं कर जी सर, सकते। हमारे यूट्यूब कम्युनिटी में भी यही होती है सर, यहाँ पर कॉपीराइट की बहुत इशू है। तो कॉपीराइट की भी एक बात होती है, तो उस जी। तरीके से डिसाइड किया जाता है, डिसीजन लिया जाता है तो फिर इसका यही गाना क्यों सर? यही गाना क्यों? रूबी रॉय क्यों? इसमें कुछ विशेष बात थी? नहीं नहीं, वो एक्चुअली उसकी वो जो जब कोई गाना गाता है कैरेक्टर, उसके जो वो जो गाने में जो लिरिक्स है, उस लिरिक्स का कुछ और मीनिंग भी होता है। जी, तो तो और उसमें वो जो सिचुएशन, जिस सिचुएशन में वो बैठा हुआ है, तो सिचुएशन में जी, वो आप रिलेट करके देखिएगा, आपको पता चलेगा कि जी, बिल्कुल। मैं बारीकी से उस गाने को रिलेट किया हूँ, उसमें जब हाँ, एक कि फैक्स आती है। वो यही बोल रहा है कि मुने पर रूबी राय एक कविता है तुम्हारे एक दिन कत, इसलिए इसमें ये बंगाली में एक कहा जा रहा है कि रूबी राय, एक जमाने में मैंने तुमको कितना देखा था, और आज तुमने मेरे को बोला है कि यार तुमको कहाँ मैंने देखा है। मतलब भाई कि इस तरीके से, मतलब कि ऐसा फैक्ट है जो वो भी कुछ किसी को देखना चाह रहा है, किसी को ढूंढ रहा है, कि मतलब तुम मेरे सामने हो, और तुम मेरे को बोल रहे हो कि अरे कैसे हो, है मैं तो
तो इस टाइप का ना थोड़ा सा मेटाफर है, व्यंजना बोलते हैं इसको, थोड़ा मेटाफरिक है वो गाना। अगर मैं गलत ना हूं तो सर इस वेब सीरीज के राइटिंग टीम में वरुण वड़ोला भी जुड़े हुए हैं शायद। जी जी बिल्कुल, डायलॉग उन्होंने लिखा है। जी जी, तो मैं वही कंफर्म करना चाह रहा था, उनसे मुलाकात हुई आपकी सर हाँ, मेकिंग के वरुण तो दौरान? अच्छा दोस्त है, अच्छा दोस्त है, हाँ बिल्कुल, मुलाकात होती रहती है, हमने जी, इकट्ठे। जो आज तक काफी कॉमेडी वगैरह किया, उनके काफी कॉमेडी शोज हमने देखे थे एक दौर पे। अभी वो हम्म। राइटिंग की ओर चले गए हैं, तो आपको उनके विषय में कुछ थोड़ी सा झलक दीजिए मुझे कि वो इतने इंटेंस राइटिंग की ओर कैसे चले आए, ऐसा यार वो कुछ। बहुत अच्छा, वो भी बहुत अच्छा उम्दा कलाकार है, उम्दा एक्टर है बहुत। एक जमाने में तो वरुण ने बहुत अच्छा काम किया। बडोला साहब जो है उनके पिताजी है, वो भी बहुत अच्छे एक्टर है, आपने उनको बहुत सारी फिल्मों में देखे होंगे। अ, जैसे कि अपना स्वदेश में देखे होंगे, जो उनके वरुण के पिताजी। तो वैसी कल्चरली काफी काफी ऐसे ऐसे बैकग्राउंड से वरुण बिलोंग करता है कि बिल्कुल, जो कि काफी लिटरेचर और अपना अभिनय कला की दुनिया से जुड़े हुए हैं। तो अब वो पर्सनल चॉइस है, मतलब कि कोई जी राइटिंग में भी अगर अच्छा हो तो राइटिंग भी करना चाहेगा। तो बट हाँ, बट अब काफी लंबा एसोसिएशन है वरुण के साथ, हमने इकट्ठा काम भी किया है। जी सर। अब इस आगे बढ़ाते इस बात को सर, हम यहाँ पे ये जानना चाहेंगे कि वो जो कैरेक्टर है, वो एक जो लेडी रहती है बंगाल से आती है, जिनका इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आप आते हैं, दो में से एक जो जिंदा रह जाती है, ये स्पॉइलर नहीं है सर, या फिर मैं आपको कहानी नहीं बताने बोल रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि वो कैरेक्टर अचानक से कुछ देर तक वो सहमी सहमी रहती है, डरी सहमी रहती है। हम्म। हमारे एक दर्शक ने इस बात को कहा कि आप सर से जरूर पूछिएगा कि वो डरी सहमी रहती हैं, वो अचानक से जब वो जंगल में चली जाती है तो अचानक से इतनी पावरफुल कैसे हो जाती है सर? राइटिंग टीम ने इसके विषय में कुछ कहा था? इसके विषय में कुछ भी नहीं दिखाया गया वेब सीरीज में। यार ये एक्चुअली ये राइटिंग की चीजें है, ये सारी इन चीजों के बारे में हम बात नहीं करते, ये हमारे जुरिस्डिक्शन के अंदर नहीं आता है, एक्टर के जी जुरिस्डिक्शन जी के जी अंदर। क्योंकि जी क्योंकि मैंने जब स्क्रिप्ट पढ़ी, मैंने स्क्रिप्ट को एग्री किया और मैंने अपना करेक्टर पे एग्री किया, और हम काम करते। तो अब किसका क्या नजरिया है, कौन किस तरीके से इस चीज को बना रहे, क्या लिख रहे हैं, तो उसमें एक्चुअली ये हमारे एरिया नहीं कमेंट करने का। जी तो बिल्कुल सर। मैं सिर्फ हल्का से ये बोल सकता हूँ कि वो जंगल की अ, औरत है, जंगल में रही है, पूरी जिंदगी उन्हें जंगल में काटी है, तो जंगल देखती हो सकता है कि उसके दिमाग में कुछ चीजें उमड़ और जाती होंगी कि वो पावरफुल हो जाती होगी। हो सकता है, वो तो ऐसा हो सकता है कि वो जंगल उसका घर लगता है ना, जंगल में घुसते ही वो बोलता है कि ये मेरा घर है, इसको मैं अच्छी तुम लोगों से बेहतर जानता हूँ। तो ये वरुण घोष आके उसको बोलता भी था कि एक जगह में दो तीन बार बोलता भी हो कि यू डोंट फॉरेस्ट अंडरस्टैंड कि ऑफिसर्स लोगों को बोलता है। हाउ डेंजरस शी कैन बी, कि वो जी जी। जंगल जंगल हम लोगों से उनसे बेहतर कोई नहीं जानता। तो इस तरीके कैरेक्टर है, तो उस हिसाब से। ये वेब सीरीज शुरू होती है वहां से जहां से आप एक बोट पे चले जा रहे हैं, और वो सुंदरवन का सीन जो दिखता है, तो आप लोग सुंदरवन शूट करने गए थे कि वो आर्टिफिशियल है सर? आर्टिफिशियल नहीं, वो हमने कहीं और रिक्रिएट किया है, अच्छा, वो रिक्रिएट किया हुआ है। क्योंकि सुंदरबन जिस टाइम हमने ये शूट किया था पिछले साल, उस जी टाइम जी कोई एक और तूफान, साइक्लोन आया था, उसको बुलबुल बोला जाता था। जी, बुलबुल काफी चर्चा बुलबुल था जी। हाँ, तो बुलबुल आ गया था उस टाइम, बुलबुल बुलबुल का टाइम था, तो उस वो थोड़ा सा उस टाइम उधर जाना थोड़ा रिस्की था। जी बिल्कुल। यहाँ एक और सवाल इसी वेब सीरीज से जुड़ा हुआ है सर कि इस वेब सीरीज का सीजन 2 तो जैसा दिख रहा है कंडीशन के सीजन 2 आना ही है, वो कब तक आएगी? दर्शक पूछ रहे थे इस विषय को लेके। सीजन यार 2 के वो लेके कोई इशारा? कोई भी प्रोजेक्ट माउंट होके रिलीज होने में लगभग कम से कम मिनिमम तो 6 महीना टाइम तो लग ही जाता है, क्योंकि तो ये उसका कंफर्म तो राइटिंग। आप करें कि इसका सीजन 2 आएगा? यार अब मैं भी उम्मीद में हूँ आएगा, मुझे तो लगता है कि ये सीजन 2 आएगा, हम हम लोग लोग। और वरुण घोष को और देखना चाहते हैं सर, समस्या बिल्कुल ये है। बिल्कुल 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 वरुण घोष आएगा, को हम लोग बिल्कुल और देखना चाहते हैं, हमारे दर्शक और देखना चाहते हैं वरुण घोष को। बिल्कुल वो बिल्कुल जितना बिल्कुल। हीरोइक था 7-8 एपिसोड में, बाद में आके उसके कैरेक्टर को थोड़ा सा डम कर दिया गया, ये दुख है हम लोगों को। ऐसा हमें लगा, दर्शकों को लगा। जितना हीरोइक वो हाँ। बढ़ता जा रहा था, 8 एपिसोड तक वो काफी हीरो था। देन अचानक से वो जब रिंकू के साथ समझौता कर लेता है, ये अजीब सा लगा।
हाँ, पर उसके बाद भी तो आपको फिर पता चला कि ये जो था जी उसका, ये उसका एक दाव था। जी तो बिल्कुल। तो तो वो मैं वही मैं कह रहा हूँ, ये सारी बातें बताना मतलब उनके ऑडियंस के लिए स्पॉइलर हो सकते हैं, जिन्होंने अभी तक देखा जी नहीं, तो उनको बिल्कुल, देखने इसलिए दीजिए। मैंने तो अभी जी सर। आगे जाके आपको सेकंड सीजन में पता चलेगा कि ये इसके पीछे क्या था, क्यों था, क्या किया था उसने, तो यानी हम लोग फ्लैशबैक। मान ले सर कि सेकेंड सीजन आएगा ही। हाँ, सेकंड सीजन तो आएगा। उसकी शूट हो चुकी है, फिर शूट होनी बाकी है सर। नहीं नहीं नहीं, अभी तो कहाँ, अभी कैसे शूट करेंगे, अभी तो हमारा लॉकडाउन ही खत्म नहीं हो रहा है। मैंने सोचा कि हो सकता है कि ये शूट उसी वक्त हो गई होगी दोनों पार्ट्स की, और उसका भी पोस्ट प्रोडक्शन का काम चलता होगा। नहीं, ऐसा नहीं हुआ था इसके साथ, हमने पहले फर्स्ट सीजन ही बनाया था, उसके बाद हम सीजन। जब ये स्क्रिप्ट आपको मिला सर, आपको लगा था कि ये स्क्रिप्ट छप्पर फाड़ देगी, ऐसे धूम मचा देगी, ऐसा लग रहा था? ये बहुत अच्छी स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट बहुत अच्छी है, पर वो तो बिल्कुल सर, इसमें कोई शक नहीं। किस तरीके का धूम मचाएगा, किस तरीके का हिट होगा, ये तो आप, नोबडी हैज दिस आइडिया अबाउट बॉक्स ऑफिस के, किसी दुनिया की सबसे बड़ी धुरंधर फिल्म मेकर को भी, प्रोडक्शन हाउस को भी पता नहीं चलता है कौन सी चीज बॉक्स ऑफिस में कैसे रेट करेगा। तो जी सर। जो कुछ भी मिला वो अच्छा, बहुत बढ़िया मिला। लोगों ने बहुत प्यार दिया इस शो को। इसी वेब सीरीज से जुड़ा एक और सवाल सर, अंतिम सवाल इस वेब सीरीज से, फिर हम लोग अगले वेब सीरीज पे चलेंगे सर। इस वेब सीरीज में आपने वो जो दो पंक्तियां गाई थी, अगर आप मेरे दर्शकों के लिए गा सके तो बड़ा अच्छा होगा सर, अगर कंफर्टेबल आप हो तो। मन पड़े रूबी राय। अरे यार, ये बहुत इलीगल फरमाइश है, लेकिन कर बैठा सर, फैन हूँ आपका। एक लाइन मैं उसी का हिंदी गाना गा देता हूँ, हिंदी में जो गाना है, एक्चुअली वो हिंदी और बंगाली का आप दोनों लैंग्वेज। बंगाली गाए तो ज्यादा बेहतर होगा सर, आपके मुंह से वो बेहतर लगता है, वो कोई नहीं गा सकता सर। মনে পড়ে রবি রায় কবিতায় তোমাকে একদিন কত করে দেখেছি, হাজে হায় রবি রায় দেখে বলো আমাকে, তোমাকে কোথায় যেন দেখেছি, মনে পড়ে রবি রায় बिल्कुल दीपे सर। জ্বলা। बहुत अच्छा आपने गाया सर, और ये बहुत ही अच्छी लाइन है। भले इसका मतलब हमें खासा नहीं समझ आता, लेकिन हमारे जो बंगाली दर्शक हैं उनके लिए काफी ये अच्छा एक सौगात की तरह होगा सर, और ये इस वेब सीरीज को पसंद करने वालों के लिए ये काफी सौगात की तरह होगा। हम लोग यहाँ से चलते हैं जामताड़ा की ओर सर, और जामताड़ा वेब सीरीज में आपने वहां भी एक इंस्पेक्टर की भूमिका निभाई थी। तो ये जो भूमिका आपने यहाँ पे वरुण घोष की निभाई, वो विश्व पाठक था, इन दोनों भूमिकाओं में क्या विशेष अंतर आप देखते हैं? यार, एक आदमी संबलपुर में पैदा पला बड़ा है, और एक आदमी बंगाल में पला बड़ा, दोनों में तो बहुत अंतर है। दोनों जी के जी। बैकग्राउंड और चाइल्डहुड में ही बहुत अंतर है। दोनों की लैंग्वेज, बोली सब अलग है, दोनों के ओहदे अलग है, दोनों का काम करने का तरीका अलग है, तो बहुत सारी लेकिन सारी दोनों चीजें। बराबर बहादुर हैं सर। आप बहादुर है, लेकिन वो थोड़ा सा वो कुछ ग्रे और करेक्टर। तरीके का कैरेक्टर है वो। अगर और आप ग्रे करेक्टर। जामतारा को दोबारा देखिए, वो और भी ग्रे कैरेक्टर है। जी जी बिल्कुल, वो थोड़ा ग्रे करेक्टर। बहुत सारी चीजें कर लेता है, जो उसको समझ में नहीं आता है कि ये गुनाह, ये गलत है या सही है, तो वो जामताड़ा सस्पेंड की भी हो मेकिंग जाता है। सर, जामताड़ा की मेकिंग जामताड़ा में हुई थी या फिर कहीं और हम्म, रिक्रिएट किया था आपने वो सब नहीं चीजें? नहीं, हमने जामतारा में रिक्रिएट नहीं किया था, जामतारा में थोड़ा बहुत शूट हुआ था, बट आपकी कोई हमने, शेड्यूल नहीं थी वहां पे? नहीं नहीं नहीं, हमारी जरूरत नहीं थी, हमने ज्यादातर उसको महाराष्ट्र में किया था। अच्छा। आप झारखंड कितने बार विजिट कर चुके हैं सर? हम अपने लोकल दर्शकों के लिए ये बात पूछना चाहेंगे, झारखंड कभी आना हुआ आपका? काफी इतना ज्यादा नहीं, मतलब झारखंड मैंने एक बार मैंने एक सीरीज किया था कि धानबाद ब्लूज करके, एक एक धनबाद ब्लूज। एक वेब सीरीज है मेरा, तो जिसके जी चलते मैंने धानबाद में शूट किया था। और जी। धानबाद में शूट किया था, और झारखंड में मैंने एक गांव नाम की एक फिल्म की थी, गांव, जो कि अमेजन में है, अमेजन प्राइम में है, गांव। जी उसके लिए हमने झारखंड में शूटिंग किया था। मैंने लगभग 20-30 दिन करीब झारखंड में रहा, जमशेदपुर में रहता था मैं।
जमशेदपुर में होटल में रहते थे और जाके इंटीरियर में शूट करते थे। यहाँ से हम लोग मंगल पांडे की ओर से चलेंगे सर। मंगल पांडे में भी एक आपका काफी खूबसूरत और शानदार किरदार था। तो मंगल पांडे की शूटिंग को लेकर कुछ बातें बताएं जो अब तक हम लोग को पता नहीं चला, हम लोग नहीं जानते हैं, ऐसी कुछ विशेष बात उसकी शूटिंग को लेकर, यार उसमें कुछ अच्छी यादें। अच्छी याद है, मतलब वो काफी लंबी शूटिंग थी मंगल पांडे की। और आमिर खान जैसे एक्टर के साथ काम करना, उससे आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलते हैं कि बंदे का कितना डेडिकेशन है, लगन कितना है, कितना तो वो अ, वैसे हम लोग होली का सीक्वेंस शूट कर रहे थे तो जी जी। पता ही नहीं चलता था कि आमिर आमिर भाई कहाँ बैठे हुए हैं, बिकॉज सब एक जैसे लगते थे। और बहुत लाइट हार्टेड होते थे उनका। हमेशा वो मजाकिया है बहुत, काम में काम के वक्त बहुत सीरियस है। एक छोटा सा इंसिडेंट था, बहुत मजेदार इंसिडेंट, तो इंसिडेंट तो बहुत थे क्योंकि हमने लगभग काफी दिनों तक शूट किया है मंगल पांडे। एक इंसिडेंट ऐसा था कि एक बार जो फाइट हमारे फाइट मास्टर थे, मास्टर जी अब्बास अली मुगल, जी जिनके साथ मैंने पहले भी बहुत काम किया, जैसे कि एतबार जो पहली अमिताभ बच्चन साहब के साथ जो मेरा फाइट सीक्वेंस था, वो भी अब्बास अली मुगल द्वारा किया गया था। तो अब्बास भाई मुझे बहुत पहले से जानते हैं और उनके साथ काम किया, वो मुझे बहुत पसंद भी करते थे। तो तो मंगल पांडे में उनके साथ मैंने काम किया था। तो वो ही एक बार ऐसा हुआ था कि उनका जो कोऑर्डिनेटर होता है वो का जूनियर आर्टिस्ट कोऑर्डिनेटर, तो उनको पता नहीं था कि क्योंकि सब एक जैसे कॉस्ट्यूम पहने होते थे, तो कौन कौन सा कैरेक्टर है उनको पता नहीं चलता था। तो एक सीन था ऐसा कि आमिर भाई कुछ करेंगे और बाकी सब हम लोगों को रिएक्शन देना है उसमें। उसमें जुआन बस बाकी जूनियर आर्टिस्ट को चुपचाप खड़ा कर, चार पांच हम एक्टर्स उनको रिएक्शन देना था। तो मेरे को जूनियर आर्टिस्ट कोऑर्डिनेटर ने डांट दिया, बोले आप मना किया था ना हिलने के लिए, ये क्या। तो मैं चुपचाप खड़ा था, मैंने कहा ये क्या यार, मेरे को डांट दिया। और और जो अब्बास भाई के जो असिस्टेंट थे, वो भी छुप छुप करके हंस रहे थे और कुछ नहीं बोल रहे थे, मजा ले रहे थे। तो हम्म, मैं भी ऐसे मैंने भी मजा लेने के लिए लगे, ओके ओके, नो नो नो, सॉरी 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 सर, सॉरी सर, वैसे निकाल दूंगा सर, लाइन से निकाल दूंगा मैं। उसके बाद आमिर भाई भी आ गए, आमिर भाई भी हो गए, क्या है आप, तो आप सीन खराब कर रहे हैं, वो आमिर भाई भी मजे ले रहे, हम्म, क्या तुम सीन खराब कर रहे हो यार, क्या तुम ये क्या तुम कहाँ कहाँ से ऐसे आर्टिस्ट उठा के लेके आते हो, ऐसे सीन खराब कर रहे। तो बाद में उसको पता चला कि उसने एक एक्टर पे चिल्लाया। तो उसने आके मेरे को बोला कि सॉरी सॉरी सर, मुझे पता नहीं था सर, सब एक जैसे दिखता है। तो मैंने बोला कि तो ये ऐसे भी सब छोटे छोटे चीजें। नहीं, ये काफी इंटरेस्टिंग किस्सा है सर। आपके लिए छोटा होगा लेकिन लोगों के लिए काफी इंटरेस्टिंग है। हाँ, आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं सर, जो अभी हम लोग को और देखने को मिलेंगे आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स। ये आएंगे, जामतारा सीजन 2 आएगा अभी, फिर ये अपना ये भी आएगा शूटिंग हो अंधे की जाने टू। के बाद, अपना अनदेखी आएगा। फिर मैंने अपनी जो डायरेक्टर आशीष शुक्ला है जी। अनदेखी का, उनके साथ मैंने एक यूडली फिल्म की है, बहुत हुआ सम्मान नाम फिल्म का नाम है। वो आएगी, और बाकी तो सारी चीजें शूटिंग करेंगे तो आएगा। और भविष्य में सर आप एक्टिंग के बाद डायरेक्शन वगैरह में भी जाना चाहेंगे, क्योंकि आप एनएसडी से पास आउट है, काफी अनुभव है आपके पास है। हाँ, मतलब सोचा हुआ तो है, लेकिन अभी तक कुछ कॉन्क्रीट प्लानिंग नहीं है, पर हो सकता है कभी करूँ जिंदगी में। आप एक्टिंग से है तो लिटरेचर से भी आपको बड़ा प्यार होगा सर। बिल्कुल बिल्कुल। आ, आप इन दिनों किस लेखक को पढ़ रहे हैं सर। यार मैं इन दिनों जो है, मैं एक्चुअली थोड़ा सा पुराने लिटरेचर का ही बहुत अभी भी जी जी। रिविजिट करता हूँ बहुत, जब भी अभी इन मेरे दिनों को क्या पढ़ मौका रहे हैं सर मिलता है। आप। यार इन दिनों मैं कुछ खास कुछ पढ़ ही नहीं रहा हूँ, बिकॉज अभी मेरे पास इतना पढ़ने का टाइम नहीं है। मैं एक्चुअली एक नवरुण भट्टाचार्य करके हमारे बंगाल में एक बहुत ही कल्ट राइटर है, मॉडर्न राइटर है, जो उनके कुछ रचनाएं, उनके कुछ स्टोरीज नॉवेल मैं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि उनके ऊपर कुछ काम आगे
करना है, तो उसके चलते वो पढ़ रहा हूँ। हाँ। अच्छा सर, मैं यहाँ पे आपसे आप अपने दर्शकों के लिए कुछ फिल्मों की सजेशन चाहूंगा, क्लासिक फिल्मों की, जो आप हमारे दर्शकों को सजेस्ट करिए, फिल्में हमारे दर्शक देखें, कुछ क्लासिक फिल्में। यार क्लासिक फिल्में क्या सजेस्ट करूं, बट डायरेक्टर सजेस्ट कर सकते हो, जिन डायरेक्टरों की पिक्चर आप देखिए, जैसे कि सत्यजीत रे, इंडियन डायरेक्टर है, जिनका जिनके बारे में पढ़िए, उनकी फिल्में उठाइए, उनकी फिल्में देख डालिए। ऋत्विक घटक है, अदूर गोपाल कृष्णन है, अरविंदन है, ऐसे बड़े बड़े डायरेक्टर्स हैं जिनकी फिल्में देखिए। मृणाल सेन है, देखिए इनकी फिल्में, बहुत ही खतरनाक कमाल के डायरेक्टर्स हैं सारे। इनकी फिल्में देखिए। बाहर के डायरेक्टर देखिए, कुरोसावा की फिल्में देखिए, जी। अंतोनियोनी की फिल्में देखिए, फेलिनी की फिल्में देखिए, आइजनस्टाइन की फिल्में देखिए, टार्कोव्स्की देखिए, किज़लॉव्स्की देखिए, बर्गमैन देखिए, ट्रूफो देखिए, प्रेसो देखिए, बुनुएल देखिए। देखिए मतलब बहुत डायरेक्टर्स हैं सारे। डायरेक्टर्स को पकड़ के फिल्म देखना आसान रहता है, कि उनको उनको पकड़ लीजिए, उनके ओजू देखिए, उनको पकड़ लीजिए, उनके सारे फिल्म को देख के खत्म कर दीजिए, तो ऐसे करके अच्छा रहता है। मॉडर्न टाइम में आप किन निर्देशकों को मानते हैं कि ये निर्देशकों की फिल्में बहुत जबरदस्त बन रही हैं, जिनके साथ आप काम करने को लालायित हैं? यार काम करने को ललायत, मतलब अच्छे डायरेक्टर्स के साथ तो काम करना चाहता हूँ, मतलब, लेकिन मॉडर्न टाइम में देयर आर लॉट ऑफ गुड डायरेक्टर्स, मतलब इंडस्ट्री में भी। अनुराग कश्यप है, राजू हिरानी है, सिमी तमीन है, दिवाकर बनर्जी है, अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स है। इनमें से अनुराग के साथ मैंने काम कर चुका हूँ, सुमित के साथ मैंने काम किया है। There are a lot of good directors. There are a lot of talented, good directors in India. वेस्टर्न वर्ल्ड में भी है बहुत सारे टैलेंटेड डायरेक्टर। नोलान है। नो। क्रिस्टोफर नॉलन। जी। तो ये सारे बहुत मैं यहाँ से चाहता अब हूँ कि क्रिस्टोफर नॉलन का जिक्र आया सर, तो मैं यहाँ से पूछना चाहूंगा कि नॉर्मली बॉलीवुड एक्टर्स धीरे धीरे हॉलीवुड की तरफ भी रुख करते हैं, तो आपका क्या इरादा है हॉलीवुड को लेकर? यार ऐसा तो मतलब बस कोई अच्छा रोल आ जाए, ऐसा कुछ नहीं है। फिल्म आजकल सब फिल्में, अगर अच्छी तरीके से कोई फिल्म बनती है तो फिल्म इंटरनेशनल हो जाने में कोई टाइम नहीं लगता, बिकॉज उनके डिजिटल एरा है, इंटरनेट का टाइम है, तो आसानी से आपकी फिल्म पूरी दुनिया में ट्रेवल कर लेती है। इंटरनेशनल सिनेमा में इंडियन एक्टर्स काफी एक्टिव रहे हैं सर, और अभी इरफान खान वगैरह के जाने के बाद कंडीशन ऐसा हुआ, थोड़ा सा गैप हो गया है। तो मैं ऐसा सोच रहा था कि आप जैसे कुछ कलाकार, उम्दा कलाकार इंटरनेशनल फिल्म में हमारा देश को रिप्रेजेंट करें सर। ऐसा कुछ बातें थी हमारे दिमाग में इस इंशाल्लाह ऊपर वाले चाहे पर। जी तो हो सर। जाएगा। जी बिल्कुल, हमारी शुभकामनाएं सर आपके साथ कि ऐसा कुछ हो। और काफी समय मैंने आपका लिया सर, तो इस इंटरव्यू को अब फाइनली हो सकता है आपकी इसके बाद भी बहुत सारे इंटरव्यूज हों। और मैं आपको शुक्रिया कहता हूं, अपने दर्शकों को, मेरे दर्शकों को इतना समय देने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच राम अवतार।